Good morning, dear students. As you know, we have been studying chapter first of 12th history, bricks, beads, and bones. Today, we are going to discuss the last topic of the chapter, and hence our chapter will be completed. So, let's start with the topic problems of piecing together the past. So far, what we have been studied in this chapter is like we will start it from the sources by which we can recreate the period. We know that there is only archaeological sources on which we can rely to recreate the period. But or why? Why we can only rely on archaeological sources? Because the script of Indus Valley civilization is still undeciphered, due to which we have to rely only on archaeological sources. Then we have studied the subsistence strategies, agricultural technologies, Mohenjo-daro at town planning, सिटी एंड सो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस किया, जिसमें हमने अलग अलग देखा कि प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल, अथॉरिटीज, किंग्स. लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट. ये जो पीस है, ये जो हमारा पूरा सिविलाइजेशन, इसके जो एक्सप्रेशन हुए हैं वन बाय वन आर्कियोलॉजिस्ट, इनको किस तरीके से जो है एक सिंगल हम उस पीस के अंदर जो है कंक्लूड करें, और उसके लिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने फेस किए हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. एज वी हैव सीन, इट इज़ नॉट द हरप्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन. हमने देखा है कि भाई जो हरप्पन स्क्रिप्ट है ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है टू अंडरस्टैंड द एंशिएंट सिविलाइजेशन. क्यों? बिकॉज इट इज़ अनडेसिफाइड. रेदर इट इज़ मटेरियल एविडेंस दैट अलाउ आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट हरप्पन लाइफ. बल्कि देखिए क्या कौन सी चीज़ जो है उसकी ज़्यादा मदद मिली है हमें हरप्पन सिविलाइजेशन को, तो वो हमें ज़्यादा मदद मिली है हरप्पन मटेरियल एविडेंसेस. दिस मटेरियल कुड बी पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा. देखिए कौन कौन से जो है ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल रिमेन्स जिनकी मदद से इस पेड़ को रिक्रिएट करते हैं, तो वो है हमारे सामने पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सेट्रा. ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्लोथ, लेदर, वुड एंड लीव्स जनरली डिकम्पोज स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन. ये और कुछ जो है हमारे पास मटेरियल रिमेन्स सपोर्ट सर्वाइव आर स्टोन, बर्ड, क्ले, टेराकोटा and metal. It is also important to remember that only broken or useless objects will have been thrown away. Other things would probably have been recycled consequently. यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा important है ध्यान रखने के लिए कि जो broken या useless objects हैं उन्हीं को फेंका जाता होगा इस civilization में. बाकी जो चीज़ें हैं उनको रिसाइकल किया जाता होगा. Valuable artifacts that are found intact but either lost in the past or forgotten and never retrieved. Other parts such finds are accidental rather than technical. मैं देखिए जो वैल्यूबल आर्टिफैक्ट है जैसे लाप्लेस का देखिए प्रीशियस स्टोन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं प्रीशियस जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, उन वैल्यूबल आर्टिफैक्ट्स का इंटैक्ट यानी अपने एकदम परफेक्ट शेप में मिलना बहुत मुश्किल है. और अगर वो मिलते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, या तो वो पास्ट में खो गए होंगे या उनको जो है कि जो है वो घूम गए होंगे किसी कारण से, या फिर उनको दोबारा से कोई रिट्राइव नहीं कर पाया होगा, इसलिए वो जो है हमें इंटैक्ट पोजिशन में मिले. और ऐसे जो फाइंडिंग्स होती है वो एक्सीडेंटल होती है, यानी हमेशा जो है ऐसा नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी जो है हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं. अब देखिए हमने यहाँ बात की कि हमें कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो मिले हैं, हमें मटेरियल एविडेंसेस मिले हैं जिनकी मदद से हम इस पीरियड को रिक्रिएट कर पाए. अब वो जो एविडेंस हमें मिले हैं उनको क्लासीफाई करना, क्लासीफाइंग द फाइंड्स. रिकवरिंग आर्टिफैक्ट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज. आर्कियोलॉजिकल जो एरा है, आर्कियोलॉजिकल जो एरिया है, उसके अंदर किसी भी चीज़ को ढूंढना ही सिर्फ शुरुआत होती है. उसको ढूंढने के बाद उसका जो एनालिसिस होता है वो मेन चीज़ होती है. आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासिफाई देयर फाइंड्स. वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आयरन एक्सेट्रा. देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले उन्हें कोई आर्टिफैक्ट मिलता है, आर्टिफैक्ट मिलने के बाद वो देखिए सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं उसको किस बेसिस पे कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कौन से मटेरियल से जो है उस आर्टिफैक्ट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे स्टोन से फॉर्मेशन है, क्ले से, मेटल से, बोन से है, या किस मेटल से जो है उसका फॉर्मेशन हुआ. ये सबसे पहला क्राइटेरिया. देन द सेकंड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. सेकंड होता है कि वो जो उन्हें आर्टिफैक्ट मिला है उसका क्या फंक्शन, क्या यूज रहा होगा उस वक्त. आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल और एन ऑर्नामेंट और बोथ. आर्टिफैक्ट जो है वो टूल है या ऑर्नामेंट है, या फिर उसको टूल और ऑर्नामेंट दोनों के रूप में यूज करते हैं, या फिर उसका कोई और रिचुअल की जो है मीनिंग निकल के आता है. ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइंड्स, यानी आर्टिफैक्ट मिलना और मिलने के बाद में उसको मटेरियल के बेस पे जो है क्लासिफाई करना, उसके फंक्शन या यूज के ऊपर जो है उसको क्लासिफाई करना कि वो क्या फंक्शन है, किस काम में वो आता होगा.
An understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with presentation. जो अंडरस्टैंडिंग है किसी आर्टिफैक्ट की, वो किस बेस पे हम जो है करते हैं कि भैया ये आर्टिफैक्ट जो है इस यूज में रहा होगा, उसके पीछे कारण क्या होता है? कारण होता है कि उसका प्रेजेंट डे में क्या यूज है, प्रेजेंट डे में हम उसको जो है किस पर्पज में यूज कर रहे हैं, उस बेसिस पे जो है हम ये जानने की कोशिश करते हैं। लाइक बीड्स, क्वेन्स, स्टोन ब्लेड्स एंड कोड्स, ये ऑब्वियस एग्जांपल्स हैं क्योंकि बीड्स जो हैं उनको हम आज भी ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। क्वेन्स जो हैं, सडल क्वेन्स, उनको हम आज भी मसाला पीसने के लिए यूज़ करते हैं। फिर स्टोन ब्लेड्स हो गई, कोड्स हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट फाउंड। आर्कियोलॉजी जो है वो साथ में ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो आर्टिफैक्ट जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है, यानी किस तरीके से मिला है, किसी ग्रेव में मिला है, किसी नाली में मिला है, यानी was it found in a house or in a drain or in a grave or a key, कहाँ पे मिला है, किस जगह पे मिला है, वो भी डिसाइड करता है कि उसका क्या यूज रहा होगा। Sometimes archaeologists have to take recourse to indirect evidence। कई बार आर्कियोलॉजिस्ट है उनको दोबारा सोचना पड़ता है जो एविडेंस है उसकी तरफ इंडायरेक्ट करने के लिए। For instance, though there are traces of cotton at some important some Harappan site, to find out about clothing we have to depend on indirect evidence including depictions in sculpture। देखिए कॉटन जो है उसके ट्रेसेस हमें हरप्पन साइट से मिले, लेकिन क्या उनकी क्लोथिंग थी, क्या क्लोथिंग स्टाइल से उसके बारे में जानने के लिए हमें जो इंस्क्रिप्शंस है, क्या जो स्कल्पचर्स है, उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने कई सारे फ्रेम जो है वो रेफरेंसेस डेवलप करके वी हैव सीन दैट द फर्स्ट हरप्पन सीन दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड टिल आर्कियोलॉजिस्ट हैड अ कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच टू प्लेस। जो पहले जो सीन थी अलेक्जेंडर कनिंघम के पास में आई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम ने कनिंघम कंफ्यूजन पढ़ा है। कनिंघम जो है उसकी सोच क्या थी, 600 BC से 600 CE के बीच का थी। उससे पुराना कोई इंडियन हिस्ट्री को मानेगा तो उस टाइम में वो सोच जो है फिट नहीं कर पा रहा था। तो शुरुआत में जो है हरप्पन सीन उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सोच नहीं पा रहे, लेकिन बाद में जो है जब आर्कियोलॉजी जो है उनको सही कंटेक्स्ट मिला उसको रखने का, तो उसको जो है वो सही तरीके से उस फ्रेमवर्क में रखता है। both in terms of the cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with finds in Mesopotamia। देखिए अब इसको किस तरीके से जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस कंटेक्स्ट में मिली है। तो पहला तो जो किस रूप में मिली, कैसे मिली है, या क्या कोई वो किसी किल में, हाउस में, ड्रेन में मिली है, किसी रिचुअल यूज के लिए मिली है, उसका क्या यूज रहा होगा। साथ में ही वो जो आइटम है, वो जो आर्टिफैक्ट हमें मिला है, वैसा अगर कोई मेसोपोटामियन आर्टिफैक्ट मिला है तो उसका क्या यूज रहा होगा। ओके, उसके बाद में देखिए प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। हमें आर्कियोलॉजिकल चीज़ मिल गई, आर्टिफैक्ट हमें मिल चुका है। आर्टिफैक्ट को मिलने के बाद में हमने मटेरियल के बेस पे, यूज के बेस पे हमने उसे क्लासीफाई भी कर दिया। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब उसका क्या मतलब निकाला जाए या क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाए या किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाए, ये चीज़ जो है सेकंड प्रॉब्लम होती है। द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा देखिए जो इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आर्कियोलॉजिकल, वो किस में फेस करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट व्हिच सीम अनयूजुअल और अनफेमिलियर मे हैव एन रिलीजियस सिग्निफिकेंस। यानी कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट जो कि अनयूजुअल या अनफेमिलियर है, उनके हिसाब से उनको उन्होंने रिलीजियस सिग्निफिकेंस में डाला। दीज इंक्लूडेड टेराकोटा फिगरिंग्स ऑफ वुमेन हैविंग ज्वेल्ड सम विद एलाबोरेट हेड्रेसेस। आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, बहुत ही सब मदर गॉडेस, जिसको कि यहाँ मदर गॉडेस के रूप में जो है इंटरप्रेट किया गया है, जिसको हैवीली ऑर्नामेंटेड किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है इसको क्राफ्ट किया हुआ है। These were regarded as mother goddess. Rare stone statue of man in an almost posture seated with one hand on the knee, such as the priest king, was also similarly classified। यानी ऐसी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जिनको इंटरप्रेट करना रिलीजियस टेक्स्ट में, वो थोड़ा ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक रहा था। In other structures have been assigned ritual significance. These include the great bath and fire altars found at कालीबंगा एंड लोथल। कालीबंगा और लोथल में जो फायर अल्टर्स मिले और मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ मिला है, उनको भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है वो दिया गया है। अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बाय एग्जामिनिंग सील्स, सम ऑफ व्हिच हैव टू बी डिपिक्ट नेचुरल रिचुअल सील्स। देखिए जो अटेम्प्ट है वो ये भी किए गए हैं कि कुछ जो रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस है उनको सील्स जो हैं उसको एग्जामिन करके रिक्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें किसी रिचुअल सीन जो है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। अदर्स विद प्लांट मोटिव आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप, और दूसरे जिन पे प्लांट्स के मोटिव बने हुए हैं या एनिमल्स के मोटिव बने हुए हैं, वो यूनिकॉर्न हो गया या नेचर जो है उसकी वर्शिप को डिपिक्ट करता है।
Unicorn depicted on seals seem to be mythical composite creature. In some seals, a figure shown seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, has been regarded as a depiction of Proto-Shiva. देखिए कुछ जो सील्स है उसके अंदर एक क्रॉस लेग योगिक पोजीशन में बैठा हुआ एक पर्सन जो है वो दिखता है, जिसके चारों तरफ एनिमल्स जो है वो सराउंडेड है. जो हमारी फर्स्ट सील है उसको योगिक पोजीशन में जो बैठा हुआ पर्सन है उसको प्रोटो-शिवा यानी एक अर्ली फॉर्म जो है हिंदू धर्म की मेजर देवी शिव उनकी जो है फॉर्म के रूप में उसको दिखाया गया है. और साथ में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जो कि क्लासिफाइड किए गए लिंग के रूप में. शिवलिंग जो शिवलिंग है ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं. दिस इज द सील ऑफ अ प्रोटो-शिवा. आप यहाँ पे इजीली जो है देख सकते हैं योगी पोजीशन में बैठे हुए हैं और एनिमल्स जो है वो चारों तरफ है. एलिफेंट, वन हॉर्न, राइनो, टाइगर, एलिफेंट एंड फिशेस ऑन ऑफ. चारों तरफ देखिए इसके एनिमल है. यहाँ का जो पीस है वो पीस मिला नहीं है हमें अभी तक. इसका यहाँ का पीस अभी मिलना बाकी है. Let us look for instance at the Proto-Shiva shields. The earliest religious text, the Rigved, mention a god named Rudra, which is the name used for Shiva in later Puranic tradition. देखिए हम जैसे बात कर रहे हैं इस रिलीजियस सिंबल्स की प्रोटो-शिवा की, तो जो प्रोटो-शिवा की जो सील्स है इनके लिए जो सबसे अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेद जो 1500 BC के आसपास जो है कंपाइल किया गया था, उसके अंदर एक गॉड रुद्र जो है उसके बारे में नेम मेंशन है. जो ये नेम किसके लिए यूज हुआ है बाद में शिव के लिए. However, unlike Shiva, Rudra in the Rigved is neither depicted as Pashupati nor as a yogi. वहीं देखिए जो शिव है या जो रुद्र है इसको ऋग्वेद में कहीं भी पशुपति या योगी के रूप में जो है नहीं डिपिक्ट किया गया है. In other words, this depiction does not match the description of Rudra in the Rigved. Is this then possibly a shaman as some scholars suggest? देखिए इसका जो डिपिक्शन है प्रोटो-शिवा का वो ऋग्वेद के अंदर जो रुद्र है उससे मैच ना होने के कारण जो दूसरी जो आर्कियोलॉजिकल थ्योरी पुट की गई इसकी इंटरप्रिटेशन वो पुट की गई. क्या ये एक शमन हो सकता है? शमन मीन्स एक साधु हो सकता है या तांत्रिक हो सकता है जो उनके लिए वर्क करता है. देखिए ये जो है कुछ हमने डिस्कस किया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. ऑल्सो यू कैन सी द गेम्समैन और लिंग शिवलिंग जो है उसके कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें मिले हैं. व्हाट हैज़ बीन अचीव आफ्टर सो मेनी डिकेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्क वी हैव अ पहले गुड आइडिया ऑफ द हड़प्पन इकोनॉमी. हमें जो है हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में काफ़ी अच्छा जो है आइडिया है. वी हैव बीन एबल टू टीज आउट सोशल डिफरेंसेस जो है सोसाइटी के उनके बारे में हम जान चुके हैं. We have been. It is really not clear how much more we would know if the script were to be deciphered. यानी कि अगर जो स्क्रिप्ट है अगर वो डेसिफाइड होती है तो क्या हम इनके बारे में कितना जान पाएंगे ये अभी तक भी क्लियर नहीं है. इफ़ अ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन इज फाउंड क्वेश्चंस अबाउट द लैंग्वेज स्पोकन बाय द हड़प्पन्स कुड परहैप्स बी पुट टू रेस्ट. अगर बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें मिलती है तो लैंग्वेज जो हड़प्पन्स के द्वारा बोली जाती थी उसको हम जो है फाइनली जान पाएंगे. These are some sources by which we have created the first civilization of India, the Indus Valley civilization. आप यहाँ पे कुछ इमेजेस देख सकते हैं. इमेज ऑफ शिवलिंग, कैम्पसमैन और इमेज ऑफ है ना टेराकोटा ब्लॉक कार्ड. टेराकोटा ब्लॉक कार्ड का इमेज आप देख सकते हैं. Now the major thing from where some kind of MCQs कुछ भी derived MCQ जो बन सकते हैं वो देखिए हमारे बनेंगे. मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी. जो अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी है उसकी जो मेजर पीरियड्स उनकी बात करें 2 मिलियन बिफोर प्रेजेंट लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है. 80,000 मिडिल पैलेयोलिथिक, 35,000 अपर पैलेयोलिथिक. यानी जो पैलेयोलिथिक एज है स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, वो 3 पेजेस में डिवाइडेड है. उसके बाद में 12,000 मैसोलिथिक एज स्टार्टेड, 10,000 न्यूलिथिक. अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट एंड पास्टलिस्ट जो है उनकी शुरुआत होती है. 6,000 कैल्कोलिथिक जो यूज है कॉपर का उसकी शुरुआत. 2600 BC हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत एंड 1000 BC अर्ली आयरन जो है आयरन का यूज जो है वो शुरू हो जाता है. और उसके बाद में 600 BC से 400 BC अर्ली हिस्टोरी. ये जो है टाइमलाइन इंडियन आर्कियोलॉजी की जो इंडियन जो हिस्ट्री है उस इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन में देखिए 2 मिलियन बिफोर प्रेजेंट से शुरुआत होती है इंडिया में हिस्ट्री की. सबसे पहला एविडेंस जो हमें मिला यहाँ पे ह्यूमन्स का 2 मिलियन BC से मिला है और 400 सेंचुरी तक का जो है हमारा एंशिएंट पीरियड चलता है. देन कुछ मेजर जो डेवलपमेंट्स है हड़प्पन आर्कियोलॉजी में वो क्या है. 1865 रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम ऑन हड़प्पन सील. हड़प्पा की जो सील है उसके ऊपर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उनकी रिपोर्ट. 1921 MS वस्त जो है वो एक्सकवेशन शुरू करते हैं हड़प्पा में. 1925 एक्सकवेशन जो है वो मोहनजोदारो में शुरू होती है. 1946 REM व्हीलर जो है वो हड़प्पा के अंदर एक्सकवेशन शुरू करते हैं. 55 SR राव जो है ये लोथल में एक्सकवेशन शुरू करते हैं. 60 VB लाल एंड BK थापड़ जो है ये कालीबंगा में जो है एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं. 1964 मुगल बहावलपुर में जो है एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं. 80
टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट जो है मोहनजोदारो में एक्सप्लोरेशन करती है। 86 अमेरिकन टीम जो है वो हड़प्पा में, और 90 RS वेस्ट जो है ये एक्सप्लोरेशन करते हैं धोलावीरा में। देखिए यहाँ पे मेजर चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन कुड बी हु हैज स्टार्टेड द एक्सकवेशन एट हड़प्पा, फर्स्ट पॉइंट 1921, व्हेन वाज द एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो स्टार्टेड 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा विच प्लेसेस आर फाउंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन इंडिया, इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद में कौन से जो हैं प्लेसेस ढूंढे गए हैं। यू कैन सी लूथर, कालीबंगा, धोलावीरा, ऑल 3 आर फाउंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में जो है ये ढूंढे गए। Hence our chapter has been completed. If you have any kind of doubt, you could put that in comment box. Till then, have a nice day.